सुप्रभात। आज मैं आप सबके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं, जो भौगोलिक से संबंधित है। तो आज हम भौगोलिक सूचना प्रणाली के बारे में विस्तार पे चर्चा करेंगे। और ये तकनीक बहुत इस समय हर संस्थानों में यूज़ हो रही है और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सारे मिनिस्ट्रीज़ में, सारे मंत्रालयों में, सब में। तो आज हम इस विषय पे काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जीआईएस जिसको हम कहते हैं ये क्या है, इसको किस एरियाज़ में यूज़ किया जा रहा है, इसके क्या कंपोनेंट्स है, क्या घटक हैं, क्या प्रक्रिया यूज़ होती है इसमें, और इसकी क्षमता क्या। क्योंकि क्षमता की अगर हम बात करेंगे तो क्षमता इसकी अत्यधिक है और हम काफ़ी एरियाज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करूँगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और रोज़ दिनचर्या में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद हम एलिमेंट्स ऑफ जीआईएस की भी बात करेंगे कि किन किन चीज़ों से वो आप बना सकते हैं, मतलब क्या क्या उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, एज वेल एज एलिमेंट्स हैं, एंड देन उसकी क्या अनुप्रयोग हैं, मतलब एप्लीकेशंस क्या क्या है। बिकॉज इसकी एप्लीकेशंस बहुत, और रोज़ के रोज़ इसके उपयोग बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है जिसको कहते हैं मिशन कर्मयोगी, जिसमें भारत सरकार कह रही है कि आप सब लोग अपनी जितने भी कार्य कर रहे हैं, जो आपकी मंत्रालयों में कार्य हो रहा है और आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूट में भी इवन जो कार्य हो रहा है, उसमें इस तकनीक का आप प्रयोग करिए और इसके बहुत लाभ हैं। और अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि हमारी 2% जीडीपी बढ़ सकती है और हम काफ़ी इससे लाभ ले सकते हैं। जब हम इस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम काफ़ी, आप लोगों को इसका ज्ञान भी होगा, कहीं सुना भी होगा कि जियो स्पेशियल एक जो टर्म है वो यूज़ की जाती है, और वो काफ़ी प्रसिद्ध है और लोगों को इसके बारे में अधूरा ज्ञान है। तो मैं इस अपने लेक्चर से आप लोगों को ये समझाऊंगा कि इसको क्या इसका मतलब होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले जब हम जियो स्पेशियल डेटा की बात करते हैं तो हम लोकेशन, एक स्थान, जो एक इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। और दूसरा एक इसकी विशेषताएं, जो स्थानिक विशेषताएं होती हैं, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, वो। तो ये दोनों चीज़ों से मिल करके हम जियो स्पेशियल डेटा की बात करते हैं। एक तो किस स्थान पे है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। हम काफ़ी उदाहरण इस पे ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल हम सब स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, और जब भी हमें लोकेशन किसी को शेयर करनी होती है तो हम गूगल मैप्स के माध्यम से अपनी लोकेशन बता देते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। तो इससे स्थान की एक बहुत उपयोगिता होती है। और अगर हम हर एक के साथ कॉमन कर लें या हम शेयर कर दें तो हमारी काफ़ी मुश्किल हैं जो हैं वो दूर हो जाती हैं और हम इसका लाभ उठा सकते हैं। तो स्थान की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी परियोजनाओं में, या किसी भी कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट है या कोई भी रिक्वायरमेंट है, उसमें स्थान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जैसे हम किसी स्थान की बात कर रहे हैं, या जैसे सपोज़ किसी रोड की बात कर रहे हैं, मतलब सड़क की बात कर रहे हैं, या किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी की बात कर रहे हैं, तो उसकी हम विशेषताएं बता सकते हैं। जैसे रोड, अगर हम सड़क की बात कर रहे हैं तो उसकी लंबाई बताएंगे, उसका नाम बताएंगे, उसकी क्या गति सीमा है और दिशा है। मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ें हम एक पर्टिकुलर पॉइंट हो
या तो एक लीनियर ऑब्जेक्ट हो या कोई पॉलीगन हो। तो इन तीनों को इनका एक तो हम लोकेशन बता सकते हैं, स्थान बता सकते हैं, और इसकी विशेषताएं, और ये विशेषताएं कितनी भी हो सकती हैं। मैं मतलब इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि विशेषताएं अनलिमिटेड, मतलब इनफाइनाइट विशेषताएं हो सकती हैं। तो सबसे अच्छी बात जो जियो स्पेशियल डेटा में है, स्थान तो वो देता ही है, मतलब उसकी लोकेशन तो बताता ही है, साथ में उसकी जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो मतलब इनफाइनाइट हो सकती हैं, मतलब कितना भी चीज़ें आप उसके साथ अटैच करते हैं, यही इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो हमारे जीवन में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका बहुत योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो सबसे पहले मैं कुछ आप लोगों के साथ छोटे छोटी एग्जाम्पल पेश करूंगा। जैसे हम लोग जब भी कभी कोई, अभी आपने देखा होगा पेंडेमिक आया था कोविड के टाइम पे, काफ़ी लोग परेशान थे। तो उसमें ये जियो स्पेशल जो सर्विसेज थी उनका बहुत महत्वपूर्ण योग, आप लोगों को आरोग्य सेतु के बारे में पता ही होगा। तो ये इस तरीके की जियो स्पेशल मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई, जिससे हमें पता चल जाएगा भाई कितना पास में वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं या हॉटस्पॉट एरियाज़ कितनी दूरी पे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक रिक्वायरमेंट बताती हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जियो स्पेशल डेटा या स्थान का पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो हम आसानी से लोगों को इस समस्या का समाधान दे सकते हैं। तो लाइक वेयर इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, और घर का निर्माण कहाँ करें, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न चिन्ह है कि भाई हम उसमें कैसे, कुछ हमारे क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कहाँ हम घर का निर्माण करें। दूसरा, आजकल आपदाएं, उत्तराखंड तो बहुत आपदाएं यहाँ पे आती हैं, और इस टेक्नोलॉजी का या इस जियो स्पेशियल डेटा का बहुत ही उपयोग है, और इसका उपयोग लाया भी जा रहा है हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में। और ऐसा नहीं है, मतलब उत्तराखंड क्या, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी डिज़ास्टर, किसी की कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उस पर इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा होता है, क्योंकि ये कहाँ आपदा हो रही है उसका तो स्थान बताता ही है, साथ में आपका कितना नुकसान हुआ, कौन कौन से स्थानों में इसका प्रभाव पड़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी जियो स्पेशियल डेटा के माध्यम से पता चल जाता है। और ये तो कुछ ही, मैंने आपको कुछ ही एरिया पे मैं बता रहा हूँ कि इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, बट अभी क्राइम और सिक्योरिटी में भी इसका बहुत उपयोग लाया जा रहा है। क्राइम जीआईएस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जो सर्विलेंस में यूज़ हो रहा है। तो अपराध और सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी इसके सॉल्यूशंस हैं, वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में आज आप लोगों को इसकी उपयोगिता तो पता ही है। एक बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों को मैं देना चाहूँगा। जैसे आपको आजकल ओला, उबर, ये सब लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी जियो स्पेशियल डेटा यूज़ हो रहा है। आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि आपको कहीं पे गाड़ी की आवश्यकता है तो आपकी लोकेशन शेयर हो रही है, गाड़ी जो आसपास है वो दे कैन टेल, मतलब दे कैन वो डायरेक्टली आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी गाड़ी आपको चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली आपको मॉनिटर भी किया जा सकता है कि जैसे जैसे गाड़ी कितना दूर है आपको आपसे, तो वो भी उसका यूज़ कर सकते हैं। उबर, ओला तो एक बहुत शुरू में एप्लीकेशन थी, अभी आजकल जोमेटो, स्विगी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी ये भी सारी जियो स्पेशियल एप्लीकेशन है। तो मेरा ये मतलब ये है कि आप आज के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो जियो स्पेशियल डेटा के बिना अधूरे हैं। तो अगर आप इस डेटा को यूज़ करना शुरू करेंगे तो इसका आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं।
अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जीआईएस है क्या। तो भाई इसमें पृथ्वी में विभिन्न स्थानों के बारे में जानकारी दी जाती है, जैसे निम्न प्रश्नों का उत्तर जानना, जैसे उस जगह पर क्या है, यहाँ क्या उपलब्ध है। तो इस तरीके के सवाल आप इससे जानकारी आपको मिल सकती है। दूसरा ये है कि भूगोलिक या भूस्थानिक शब्द अक्सर एक पर्यायवाची के रूप में उपयोग किए होते हैं, बिकॉज कहीं लोग जियोस्पेशियल डेटा यूज़ करते हैं, कहीं वो लोग जीआईएस यूज़ करते हैं। तो वैसे तो दोनों में काफ़ी समानता है, बिकॉज़ वो स्थान के बारे में ही बात करते हैं और उसको आप कैसे स्टोर कर सकते हैं, मतलब, और उसके डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं जिससे आप ये डेटा जनरेट किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो दोनों को पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो जियोस्पेशियल बोले या आप जीआईएस बोलें। तो बेसिकली इसमें जो जीआईएस होता है, एस की बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज एस अगर आप देखें तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है उसको। अगर आप एस की जगह साइंस भी बोल सकते हैं, जिसमें आप उसके अवधारणों और सिद्धांत उस पर स्टडी करते हैं, क्योंकि ये एक संपूर्ण सॉल्यूशन है। बट उसको सॉल्यूशन ना देख करके आप इसको सिस्टम भी बोल सकते हैं, या अगर आप इसमें जो डिफरेंट प्रणालियाँ यूज़ हो रही हैं उसको आप स्टडी करके उसका साइंटिफिक स्टडी भी कर सकते हैं, तो वो उसको हम ये भी कह सकते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस। और तीसरा है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन स्टडीज़, जिसमें भूगोलिक सूचना के उपयोग का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे चीज़ों को यूज़ किया जाता है, बट अगर आप ज़्यादातर देखेंगे तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो नाम है ये पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे संसार में इसको इसी नाम से, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। बल्कि आजकल लोग सर्विसेज की बात भी कर रहे हैं कि कोई भी आप जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्विसेज इन द सेंस कि अगर कोई भी डेटा आपने जीआईएस के माध्यम से बनाया है उसको आप पब्लिश कर सकते हैं, और वो कोई भी, जैसे आपने हिंदुस्तान में ये डेटा बनाया और आपने उसको पब्लिश कर दिया एज ए सर्विस, तो वो सर्विस विश्व के किसी भी कोने में उसको देखा जा सकता है। तो इसका बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्टियम एक ओजीसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जो बेसिकली क्या है, आपका डेटा का आदान प्रदान आसानी से हो, जिसको हम इंटरऑपरेबिलिटी भी कहते हैं, वो प्रोवाइड करता है। और उससे अगर आप उस सिद्धांत को या उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और सर्विस बनाएंगे किसी भी मैप की, तो वो विश्व में कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी उसको पढ़ सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर उसको पढ़ सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे लोगों ने कार्य करे हैं, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, वो सब जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो इसलिए इसमें इस एरिया में बहुत काम हो रहा है। और मेरे ख्याल में अगर आप इसको समझ लें और इसको यूज़ करना अगर आपको आ जाए, तो मेरे ख्याल में आप बहुत ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो सकते हैं, और आप काफ़ी समाधान दे सकते हैं किसी भी संस्था को। तो बेसिकली जीआईएस अगर आप देखें, इसकी परिभाषा देखिए, तो बेसिकली इसको हम एक संगठित उपकरण की कहा जाता है, एक प्रणाली है जिसमें भौगोलिक आंकड़ों का प्रसंस्करण, कैप्चर, भंडारण, पुनरावृत्ति, विश्लेषण, प्रदर्शन शामिल है। तो संचालन, प्रबंधन, निर्णय लेने और विज्ञान में किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 बेसिक वो होता है, स्टेप्स होते हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। एक स्टेप तो है कि भाई आपको कैप्चर करना है, मतलब आपको जो भी आपने कोई कोई भी जैसे हम किसी भी जैसे कोई भी ज्योग्राफिक फिनोमिना, जैसे आप फॉरेस्ट फायर के बारे में बात करते हैं या कोई भी आपदा के बारे में बात करते हैं, अगर आपको उसको कैप्चर करना है तो ये सिस्टम है, ये आपको बताएगा कि आप कैसे उसको जीआईएस सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा इनपुट या कैप्चर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट
चीज़ है। तो अगर आपने उसको कैप्चर कर लिया, उसके बाद आपको उसको स्टोर करना है, और जब स्टोर करेंगे उसके बाद आप उसको कैसे डेटाबेस में या कोई मैकेनिज़्म के यूज़ से आप उसको स्टोर करके मैनेज करके उसके बाद उसमें एनालिसिस करेंगे। मतलब जो भी आपने चीज़ें, कोई भी जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिज़ास्टर है या कोई भी आपदा है जिसको आपने स्टोर किया जीआईएस के माध्यम से, उसको मैनेज किया, उसकी एनालिसिस करी, ताकि आपने देखा कि कहाँ कहाँ आपको नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ पे आप इवैक्यूएशन सेंटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ों को, ये एनालिसिस का पार्ट है। और जब आप ये कर लेंगे उसमें उसका एक सिस्टम यूज़ करके उसके बाद आप डिस्प्ले करेंगे, मतलब आप मैप की फॉर्म में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। तो बेसिकली ये जितने भी जो इसका ओवरऑल प्रकरण है वो आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में, और इसका एक बहुत लाभ लिया जा सकता है। तो बेसिकली ये पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो एंड टू एंड सॉल्यूशन देता है। आपको कैप्चर करेगा, आप उसको स्टोर करेंगे, आप उसको मैनेज करेंगे, और उसके बाद उसका एनालिसिस करने के बाद एक बहुत ही सुंदर मैप डिस्प्ले करके आप यूज़र को उसको निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ा देंगे जब ये एक मैप आप उसको यूज़ करने के लिए देंगे। तो बेसिकली इसके अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसमें क्या है कि आप जैसे किसी भी एरिया का एक, जैसे आपने मैप बनाया, तो आप एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज़ मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, तो उत्तराखंड में अगर जैसे मुझे कोई जैसे सपोज़ उत्तराखंड या लेट अस से हम बात करते हैं देहरादून की, देहरादून में हमें कोई साइट सुटेबिलिटी, कोई हमको फैक्ट्री लगानी है या कोई हमें कोई रोड विकसित करनी है, तो उसको करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरियाज यूज़ करने हैं। कोई मतलब जैसे क्या क्या लेयर आपको चाहिए होंगी। तो जीआईएस में क्या है कि आप बहुत सारी लेयर्स को, जैसे आप अगर मैं उसकी बात करता हूँ, सॉलिड वेस्ट का कोई प्लांट बनाना है तो उसके लिए आप कोई क्राइटेरिया, जैसे लैंड यूज़ उसका वेस्ट लैंड हो, या सॉयल के क्या पैरामीटर्स हैं, या एलिवेशन क्या है, रोड से कितना दूर है, तो ये सारी इंडिपेंडेंट लेयर्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। और उस इंटीग्रेट करने के बाद जीआईएस आपको हेल्प करेगा, या आपको ये प्रणाली ऐसे हेल्प करेगी कि आप इसको आप एक ही उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब सारी जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं उन सबको इंटीग्रेट करके आप एक ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं जिसमें आप कुछ क्राइटेरियाज दे सकते हैं। जैसे हमने बोला रोड से पास होना चाहिए, सॉयल उसका एक पर्टिकुलर टाइप का होना चाहिए, एलिवेशन इतना होना चाहिए, और जैसे सपोज़ आपने बोला वेस्टलैंड होना चाहिए लैंड यूज़ के। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया आप जीआईएस में डाल देंगे इतनी सारी लेयर्स को यूज़ करके, तो वो अपने आप से आपको बता देगा ये एरिया है जहाँ पे ये आप सॉलिड वेस्ट प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरीके के जो एनालिसिस हैं जिसमें आप बहुत सारे लेयर्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, उन पे क्राइटेरियाज दे सकते हैं, वो सारा सॉल्यूशन जीआईएस कैन प्रोवाइड। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप एक ही लेयर पे काम कर सकते हैं, आप मल्टीपल लेयर्स पे काम करके उनको इंटीग्रेट करके उसका सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है जीआईएस की कि ये आपको इन सब चीज़ों को अलाउ करता है करने के लिए। अब मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा। जैसे आप सबने गूगल मैप्स भी यूज़ किया होगा। आप आज जब भी अपने वाहन को यूज़ करके कहीं भी ट्रैवल करते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, तो आप इसको गूगल मैप्स को जनरली यूज़ किया जाता है। गूगल मैप्स यूज़ करें, या कभी कभी आजकल भुवन भी यूज़ किया जाता है। और अब नया एक एप्लीकेशन बन गया है हिंदुस्तान में, मैप माई इंडिया का, जो एक बहुत ही अच्छी नेविगेशन हिंदुस्तान की इंडस्ट्री ने बनाई है। तो ये बहुत बड़ा उम्दा सॉल्यूशन है जिसमें आपको डायरेक्टली आप एक जगह से दूसरी जगह आप
जब आप उसका डेस्टिनेशन अपना दे देते हैं तो आपको एक रूट मिल जाता है कि भाई आपका ये रूट है, ये इतना किलोमीटर दूर है, इसमें इतना टाइम लग सकता है, आपका ट्रैफिक कितना कितना भीड़ भाड़ वाला एरिया है वो भी आपको दिख जाता है। तो एक आप अपना जो भी कोई ट्रिप है कहीं भी जाने की, वो आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। और आज की डेट में जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, कार व्हीकल्स आ रहे हैं, वो सब ये नेविगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। इवन हम उबर, ओला, स्विगी ये लोग की भी बात करते हैं, ये भी आजकल ये नेविगेशन सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा उदाहरण है जो दिखाता है कि अगर आप जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी या जियो स्पेशियल डेटा अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करेंगे तो आपकी दिक्कतों का निवारण होगा और आप एक बहुत ही अपना टाइम बचा सकते हैं और अपनी चीज़ों को प्लानिंग में आपको ये बहुत उपयोग दे सकता है। दूसरा, आजकल तो आजकल हम अपनी ट्रेनों को ट्रैक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। नाविक सिस्टम भी यूज़ हो रहा है हमारा, और इन सिस्टम्स को या नेविगेशन सिस्टम्स को यूज़ करके जैसे ये ट्रेनों को ट्रैक कर सकते हैं कि ट्रेन आपकी कहाँ पहुँची है। आजकल ये एप्लीकेशन ऑलरेडी बहुत लोकप्रिय एप्लीकेशन है, जिससे आप देख सकते हैं कि भाई अगर आप प्लान कर रहे हैं स्टेशन जाने के लिए तो आप देख सकते हैं भाई कितनी दूर है ट्रेन, उसी हिसाब से मैं आऊँ स्टेशन में। नहीं तो पहले तो क्या होता था, लोग 5-5 घंटे स्टेशन पे इंतज़ार करते थे ट्रेन का, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ट्रेन कहाँ पे है। बट अगर आप ये एप्लीकेशन डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो इससे आपको ये जीआईएस एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो आपको तुरंत आप अपना चीज़ों को, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ अगर ट्रेन देरी से चल रही है तो आपको पता चल जाएगा भाई ये यहाँ पहुँची है, तो उसका एस्टिमेटेड टाइम भी बताते हैं कि भाई ये इतनी देर में पहुँचेगी। तो इन सब दिक्कतें जितनी भी थी उससे आपको ये सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। और ये सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन का बहुत महत्व इसलिए है, रीज़न इसलिए ये महत्व इतना इसलिए है क्योंकि ये आपका टाइम बचाते हैं, आपके रिसोर्सेज बचाते हैं, आपको प्लान करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए पावर वो देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं जीआईएस के, जो लोग यूज़ कर रहे हैं और लोगों को पता नहीं है कि ये जीआईएस बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। तो ऐसे ही जैसे आजकल कुछ घर से रिलेटेड है, और इवन देयर आर, मेरे ख्याल में कितनी भी मोबाइल ऐप्स जितनी भी बने हैं या जितनी वेब एप्लीकेशंस हैं जो लोगों से जुड़ी हुई हैं, उन सब में ज़्यादातर जीआईएस का उपयोग हो रहा है। और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसको एक बिज़नेस मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। मैंने आपको अपने शुरू के लेक्चर में बताया था कि जो मिशन कर्मयोगी वाला जो एक भारत सरकार का इनिशिएटिव है, उसमें ये कह रहे हैं कि हम 2% जीडीपी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम कैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उससे काफ़ी हमको रेवेन्यूज़, मतलब बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही काफ़ी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कैब बुकिंग, वाहन ट्रैकिंग प्रणाली। आजकल तो बल्कि अगर आप देखेंगे तो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, सपोज़ आपको जैसे नाविक के ट्रैकिंग सिस्टम है, या मैप माई इंडिया भी एक रिसीवर्स दे रहा है। अगर आप अपने व्हीकल पे लगा दें और आपको मॉनिटर करना है उसको, व्हीकल को, कि वो कहाँ पहुँचा और कितनी दूर पे है, तो वो यू कैन, जैसे गाड़ियों में होता है वैसे ही आप वो रिसीवर्स लगा सकते हैं किसी भी वाहन पे और उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे बिजनेस फील्ड में है, या आपके पास बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं लोग, मतलब आप उनको मॉनिटर करना चाहते हैं कि वो कहाँ पहुँचा, क्या है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करें व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, तो इससे आप मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई आपका चीज़ें कहाँ पहुँची हैं। तो मतलब एक पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम लाता है और उससे आपको डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। ये बहुत पुराना, और मेरे ख्याल में यही एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन लाया था। ये जो लंदन हैजा की बीमारी 1854 में हुई थी, उसमें एक डॉक्टर जॉन स्नो थे, जिन्होंने बेसिकली क्या है, जीआईएस
लोगों को कल्पना भी नहीं हुई थी कि ये ऐसा कुछ हो सकता है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा लंदन कॉलरा एपिडेमिक के नाम पे बहुत प्रसिद्ध एक लोगों को इस स्टडीज़ के बारे में पता है। तो वहाँ पे कई लोग मरे जा रहे थे और पता नहीं चल रहा था कि किस वजह से लोग मर रहे हैं, या तो एयर पॉल्यूशन की वजह से मर रहे हैं या वाटर पॉल्यूशन की वजह से। पर जब इन्होंने डॉक्टर जॉन स्नो एक बहुत रिनाउंड एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो डेथ हो रही थी दो मैप बनाए। मतलब एक मैप तो जो डेथ हो रही थी उनको, आप जो लाल जो आप देख रहे हैं उसमें डॉट्स जो हैं वो कॉलरा डेथ के हैं, और दूसरा एक उन्होंने वाटर पंप जो जहाँ जहाँ पे वो उस पर्टिकुलर एरिया में लगे थे उन पे, तो दो बिंदु के मैप्स बनाए, एक कॉलरा डेथ का बनाया और एक वाटर पंप का बनाया। और जब उन दोनों मैप्स को उसने मिलाया तो उन्होंने पाया कि एक जो वाटर पंप है जहाँ पे मैक्स बहुत ही ज़्यादा लाल बिंदु हैं, उससे पता चल रहा था कि भाई हाँ, इस वाटर पंप से शायद पानी गंदा आ रहा है और जिसकी वजह से मैक्सिमम बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो जैसी वो वाटर पंप को उन्होंने बंद किया या उसको हटा दिया तो कम थोड़े ही दिनों में सारे लोगों का मतलब लोग मरने बंद हो गए। मतलब वो उनको मेन सोर्स जो थी जिसकी वजह से कंटामिनेटेड वाटर आ रहा था, वो महामारी एकदम बंद हो गई। तो वो एक आई ओपनिंग था इस पर्टिकुलर जीआईएस का, क्योंकि उस समय एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूम में नहीं था, पर ये लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अगर इन सारी इंफॉर्मेशन को, लोकेशन, स्थान को अगर हम मैप कर दें और अगर हम बहुत सारे जो उसके क्राइटेरियाज़ हैं उससे जो रिलेटेड पैरामीटर्स हैं उन सब का मैप बना करके उनको देखें तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती है। तो अगर यही चीज़ अगर आप बिना एक स्टैटिस्टिकल एक टेबल बना करके देखेंगे तो आपको वो इन्फर नहीं कर पाएंगे, मतलब आप वो उसका एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। पर जो ही आप उसको मैप की फॉर्म में देखेंगे तो आपकी जो इंटेलिजेंस है वो आपको बताएगा कि भाई हाँ, ये कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। तो इस तरीके के ये स्टडी एक सबसे पहली स्टडी थी 1854 में, विच वाज मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आई और इससे जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक उपयोग दिखा कि भाई इस तरीके का सिस्टम अगर बन जाए तो हमें काफ़ी जो भी दिक्कतें हैं, और ये मैं एग्जांपल एक हेल्थ से रिलेटेड दे रहा हूँ, जो हेल्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है जिसमें ये टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंस है। तो मेरे ख्याल में दिस वाज एक आई ओपनिंग था और ये आपको उदाहरण मेरे ख्याल में पसंद आएगा। और ये उदाहरण ज़्यादातर जितने भी जीआईएस के जितने भी स्पेशलिस्ट हैं या जितने भी जीआईएस के ज्ञाता लोग हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं कोविड-19 जो हुआ था, महामारी हुई थी, उसमें जॉन हॉपकिंस ने डैशबोर्ड बनाया था। जैसी ये महामारी हुई और जिसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया, उस समय ये जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी जो यूएस में है, उसने ये तुरंत डैशबोर्ड बना दिया जिससे लोगों को पता चले भाई किस कंट्री में कहाँ कितने कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं, कैसे स्प्रेड बढ़ रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस तरीके का डैशबोर्ड एक मैप बेस्ड डैशबोर्ड जैसी उन्होंने बनाया, वैसी लोगों को ज्ञात होता रहा कि भाई कैसे ये बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप पहले किसी भी महामारी की या किसी भी चीज़ की बात करें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था पहले। लोग केवल समाचारों में सुनते थे कि भाई यहाँ पे बीमारी आई है, लोग बीमार हो रहे हैं, कई लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो लोगों को केवल ये न्यूज़ के माध्यम से पता चलता था। बट आज ये टेक्नोलॉजी इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है और इतना इसका यूज़ आ चुका है कि इस तरीके के डैशबोर्ड जैसी ये इसको WHO ने डिक्लेयर किया कि ये पेंडेमिक है, इमीडिएटली ये इस तरीके का डेटा लोग देखते गए और उससे समझते रहे कि भाई हाँ, यहाँ स्प्रेड हुआ, यहाँ से अवॉइड करना चाहिए। तो एक ग्लोबल
कवरेज तरीके से जॉन हॉपकिंस ने लोगों को दर्शाया। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेरे ख्याल में उपलब्धि थी हमारी कि ये टेक्नोलॉजी, और ऐसे ही हिंदुस्तान में भी बहुत एजेंसीज थी, जैसे भुवन हमारा एक बहुत अंतरिक्ष विभाग का बहुत महत्वपूर्ण पोर्टल है। वहाँ पे भी हमने हर स्टेट में कैसे उसके केसेस आ रहे हैं वो सब मॉनिटर करने का मैकेनिज़्म रखा था। जितना भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से जो भी डेटा आ रहा था वो हम होस्ट कर रहे थे भुवन पोर्टल में। ऐसे ही इंडस्ट्री ने, चाहे वो ESRI इंडिया हो या आप इसकी मैप माई इंडिया की बात करें, ये सब सॉल्यूशंस दे रहे थे। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य इसी पे बेस्ड था। आरोग्य सेतु ऐप ये पूरा GIS बेस्ड था। इसमें लोगों की लोकेशन आपने मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों ने इसमें रजिस्टर किया होगा और इसकी इम्पोर्टेंस भी समझी होगी कि भाई हॉटस्पॉट एरियाज से बचे और ये वैक्सीनेशन कहाँ करवाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के रूप में आरोग्य सेतु यूज़ हुआ और इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग रहा पूरे हिंदुस्तान में। और मेरे ख्याल में यही सब टेक्नोलॉजी, हमारी मेडिकल साइंस, हमारी जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, इन सब को मिलजुल करके और जैसे आपका वैक्सीनेशन आया तो हम इस महामारी से लड़ पाए और हमने पूरी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया इस पेंडेमिक को निपटने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि ये टेक्नोलॉजी किस हद तक कहाँ यूज़ हो सकती है। तो हम जब कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो पहले तो क्या था कि जब आपको GIS सिस्टम पे काम करना है तो भाई ये बहुत महंगा एक सॉफ्टवेयर माना जाता था, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अपने में ही बहुत महंगा था और अगर उसको आपको यूज़ करना है तो आपको बहुत महंगा हार्डवेयर ख़रीदना पड़ता था। बड़ी बड़ी डिजिटाइजिंग टेबल्स आते थे, क्योंकि मैंने शुरू में ही काम किया है GIS में और मुझे पता है कि कितना बड़ा सिस्टम ख़रीदना पड़ता था, 1,50,00,000 तक का, जिसमें सॉफ्टवेयर ख़रीदेंगे आप अलग और हार्डवेयर अलग ख़रीदेंगे। उसके बाद फिर आप एक बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को यूज़ करके आप डिजिटाइज करके वो सारा, तो वो एक एरा था 20 साल पहले जब आप इस टेक्नोलॉजी पे काम करते थे। आज अगर आपके पास लैपटॉप है, डेटा अवेलेबल है, ओपन डेटा अवेलेबल है, आप डायरेक्टली बिना कुछ पैसे खर्च किए आप इस एरिया पे काम कर सकते हैं। तो अब ये कंपोनेंट्स में बहुत डिफ़िकल्टी नहीं है। जैसे हार्डवेयर की बात करें तो नाउ जैसे मैंने बताया अपने लैपटॉप पे आप काम कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत डेटा स्टोरेज है, थोड़ी अच्छी रैम है तो एक आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में प्रिंटर, प्लॉटर, वो सब चीज़ें हैं, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए। और स्कैनर, डिजिटाइजिंग टेबल्स, वो सब की अब आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ऑन स्क्रीन डिजिटाइजेशन हो जाता है। बट ये हार्डवेयर दे आर पार्ट ऑफ, और आजकल तो GPS एंड मोबाइल डिवाइस ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है जिसमें लोग यूज़ करते हैं फील्ड पे। तो हार्डवेयर में आजकल लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्शन, ये सब बेसिक चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप शुरू कर सकते हैं कोई भी GIS पे काम करना। दूसरा आता है सॉफ्टवेयर आजकल दो तरीके के, या तो आप ओपन सोर्स यूज़ करिए या COTS यूज़ करें। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वेदर आप ओपन सोर्स यूज़ करते हैं, जैसे QGIS हुआ, ओपन जंप हुआ, ग्रास हुआ। एंड सिमिलरली इफ़ यू यूज़ कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर जैसे ArcGIS हुआ, एडास हुआ, तो बहुत सारे आप लोगों के पास सॉल्यूशंस हैं और उसको यूज़ किया जा सकता है। तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटक है, वो है डेटा। आजकल तो ओपन डेटा अवेलेबल है और मेरे ख्याल में इस सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, चाहे वो स्पेशल डेटा हो या नॉन स्पेशल डेटा हो या हार्ड कॉपी मैप्स है। आजकल क्या है कि बहुत सरकारी संस्थानों में अगर आप देखेंगे तो बहुत हार्ड कॉपी मैप्स जो हैं वो बड़े बड़े डिजिटल वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में है। तो बेसिकली क्या है, उसको आपको डिजिटाइज़ करना पड़ेगा, आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो आजकल डिजिटाइजेशन भी बहुत हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हार्ड कॉपी मैप्स का। तो ये मैकेनिज़्म है इन सबको बनाने का। चौथा चीज़ है पीपल।
जो 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 क्योंकि क्या है, इसमें दो तरीके के लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक तो मैप प्रोड्यूसर और एक मैप कंज्यूमर। प्रोड्यूसर का मतलब है जो मैप क्रिएट करता है, और कंज्यूमर का मतलब जो वो है जो उसको यूज़ करता है। मतलब आपने उसको जीआईएस मैप्स दिए और ही उसको पता होना चाहिए वो कैसे यूज़ करेगा। तो एक कंज्यूमर तो एक वो है, और एक प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब ये है कि उसको पता होना चाहिए कि भाई जीआईएस मैप्स कैसे बनाए जाते हैं। तो आपके पास डेटा है, अगर उसके बाद डेटा है तो उसको पता होना चाहिए डिजिटाइज कैसे किया जाएगा, उसमें एट्रीब्यूट कैसे डाले जाएंगे, और अल्टीमेटली कैसे मैप फॉर्म में। और लास्ट है प्रोसीजर। तो सटीक विश्लेषण के लिए अच्छी तरह से परिभाषित सुसंगत तरीकों की आवश्यकता होती है। तो प्रोसीजर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी वो है, प्रक्रिया है, और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई भी जीआईएस, चाहे वो मैप बनाना हो, चाहे यूज़ करना हो, चाहे आपका कैसा भी मतलब आपके पास हार्डवेयर, मिनिमम हार्डवेयर हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो, अवेलेबल डेटा हो, तो आप इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप ओवरऑल जीआईएस का प्रोसेस देखें, इसकी प्रक्रिया देखें, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी समस्या क्या है, आपको क्यों यूज़ करनी है ये टेक्नोलॉजी। और जब आपको समस्या पता चल जाती है तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि इसके क्या क्या मानदंड हैं, और उसको क्या क्या क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। और जब वो क्राइटेरिया आपको समझ में आ जाता है तो आपको डेटा चाहिए। तो आप चाहे तो आप नया डेटा बनाते हैं, या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को कैप्चर करके फिर इनको प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एक मैप की फॉर्म में सॉल्यूशन देते हैं, और सॉल्यूशन डिसीजन मेकर को देते हैं, और वो डिसीजन मेकर उससे यूज़ करता है। तो एक पूरा एक प्रोसेस, प्रक्रिया है जीआईएस की, जो एक बहुत आसान प्रक्रिया है, और जो इसको मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग इसको अपनाए हुए हैं। तो बेसिकली देयर आर कैपेबिलिटीज़ ऑफ जीआईएस, उसकी क्षमता, डेटा कैप्चर, डेटा भंडारण, डेटा रख रखाव, डेटा क्वेरी, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा विश्लेषण, डेटा प्रदर्शन, डेटा आउटपुट, ये सारी इसकी क्षमताएँ हैं। तो बेसिकली आप स्टोर कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात जो जीआईएस में ये है कि किसी तरीके का भी जियो स्पेशल डेटा है, चाहे वो सैटेलाइट से आ रहा है, चाहे वो जीपीएस से आ रहा है, चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रहा है, वो आप जीआईएस पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जब आप वो इंटीग्रेट करेंगे तो आसानी से आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देयर आर बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जीआईएस से प्राप्त हो सकते हैं, जैसे लोकेशन, भाई उस जगह पर क्या है। कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ, गंगोत्री ग्लेशियर की स्थिति क्या है, तो भाई आप उसमें कुछ कंडीशन लगा करके देख सकते हैं। या कोई, जैसे सपोज़ मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ कि भाई मुझे वो तालाब दिखाओ जो 5 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा है। मतलब कोई भी कंडीशन आप लगा करके आप अपने डेटा पे देख सकते हैं। ट्रेंड, क्या धरती का तापमान बदल रहा है, अगर आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एप्लीकेशन डेवलप करनी है या कुछ भी है, तो अगर आपके पास जियोस्पेशियल डेटा अवेलेबल है तो आप उसकी जो रुझान है वो आप समझ सकते हैं कि भाई क्या होगा, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है अगर तापमान इतना बढ़ गया। तो मतलब इस तरीके के ट्रेंड्स आप आसानी से समझ सकते हैं। और एक है पैटर्न, क्या स्थानिक पैटर्न मौजूद है, तो आपको ये पैटर्न भी समझाने में असर करता है। जैसे चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे एलिवेशन है, या ओवरऑल आपके एक पूरे एरिया का पैटर्न एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, या स्पेशल ऑटो कोरिलेशन भी देख सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप देखेंगे, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर आपने किसी AWS स्टेशन की बात कर रहे हैं तो जो उसका टेम्परेचर जो दे रहा है उसके पास वाले जगहों में ऑलमोस्ट सेम होगा, और जैसे ही आप दूर होते चले जाएंगे वैसे ही वो चेंज हो सकता है। तो मतलब एक पैटर्न एनालिसिस आप इसमें GIS के माध्यम से कर सकते हैं। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण
जो इसकी कैपेसिटी है वो है मॉडलिंग। क्या होगा अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया या 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो इसके क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उस पर असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हैं और ये जीआईएस बेसिकली बहुत कई मायनों में इसका एक सॉल्यूशन दे सकता है। तो बेसिकली अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो डेटा एक्विजिशन, डेटा मैनेजमेंट, डेटा डिस्प्ले, डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा एनालिसिस, ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जीआईएस के जो यूज़ किए जा सकते हैं और लोग इससे इसको काम कर सकते हैं। तो अब मैं बेसिकली थोड़ा टेक्निकल पार्ट पे आऊँगा। पहले तो मैंने आपको बताया कि जीआईएस का कितना यूज़ है, कितना उसको आजकल लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली जीआईएस डेटाबेस में 2 प्रकार के डेटा संग्रहित किए जाते हैं। एक तो एट्रीब्यूट डेटा, भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करता है, जैसे कि किसी खेत से संबंधित जानकारी, किसी भवन से संबंधित आंकड़े, या आप बात करें सड़क की लंबाई, नाम, गति, सीमा और देश तो दिशा। बेसिकली ये नॉन स्पेशियल डेटा इसको कहा जाता है या एट्रीब्यूट डेटा कहा जाता है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर लोकेशन की विशेषताएं बता रहे हैं और ये विशेषताएं अनगिनत हो सकती हैं। तो ये जो मैंने बताया, तो जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी जीआईएस की है कि इसकी विशेषताएं जो आप अनगिनत इसमें ऐड कर सकते हैं। और तो इम्पॉर्टेंट एक तो हमने नॉन स्पेशल की बात करी, एक स्पेशल। जब आप स्पेशल की बात करते हैं तो इसमें 2 तरीके के डेटा आप बना सकते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। स्पेशल डेटा में 2 तरीके के डेटा मॉडल यूज़ किए जाते हैं। एक तो वेक्टर डेटा जो बेसिकली जिसको हम डिस्क्रीट भी बोलते हैं, पॉइंट, लाइन, पॉलीगन। कोई भी आपका जो पूरे एरिया में या कोई भी जैसे ज्योग्राफिक फिनोमिना कोई भी किसी की भी बात करते हैं, तो अगर आपको कोई फिनोमिना जिसकी बाउंड्रीज़ हैं और जिसकी बाउंड्रीज अवेलेबल हैं, वो अगर आपको कैप्चर करना है तो वो वेक्टर डेटा होता है। तो इट इज़ नथिंग बट अ डिस्क्रीट फिनोमिना, मीन्स पॉइंट, लाइन, पॉलीगन। कोई भी पॉइंट इज डायमेंशनलेस, लाइन विल हैव इट्स ओन डायमेंशंस एंड इट विल हैव उसका एक्सटेंट भी होगा। सिमिलरली पॉलीगन भी एक पूरा एक जब आप पॉलीगन कोई भी किसी के भी आप पॉलीगन बनाते हैं, पॉलीगन इन द सेंस क्षेत्र या उसका जितना भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जितना भी एरिया है वो एक ही उसकी वैल्यू होती है। तो बेसिकली ये इन 3 तरीके की फीचर्स हम वेक्टर डेटा में यूज़ करते हैं, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन। और जो दूसरी तरीके का जो डेटा है, एक तो वेक्टर डेटा बताया जिसमें पॉइंट, लाइन, पॉलीगन और डिस्क्रीट फिनोमिना हम यूज़ करते हैं। एक होता है रास्टर, जो कंटिन्यूस फिनोमिना, मतलब जैसे आप टेम्परेचर आपका या एलिवेशन, हर एरिया में आप उसका पॉलीगन नहीं बना सकते एलिवेशन का, या पॉइंट, लाइन ऐसे नहीं करते हैं आप। जनरली कंटिन्यूस सरफेस, मतलब आप पूरा डेटा को ले करके उसके हर पॉइंट की वैल्यू होती है, उसमें डिस्क्रीट बाउंड्री नहीं होती है, वो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस फिनोमिना होता है। तो उसको कहते हैं रास्टर डेटा। जैसे सैटेलाइट डेटा को हम हमेशा रास्टर डेटा मानते हैं बिकॉज उसमें हर पॉइंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है। बट अगर हम पॉलीगन की बात करें या लाइन की बात करें, दे आर कॉल्ड एज वेक्टर डेटा, वो डिस्क्रीट फिनोमिना की बात। तो ये दोनों को स्पेशल डेटा की कैटेगरी में रखा जाता है। या तो आप वेक्टर डेटा यूज़ करेंगे या रास्टर डेटा यूज़ करेंगे। अब ये नहीं है कि अगर जैसे सपोज आपको ओवरले करना है तो या तो आप सारे लेयर आपकी वेक्टर होनी चाहिए या सारी लेयर रास्टर होनी चाहिए। आप रास्टर वेक्टर को कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट हैं एकदम, और दोनों के काम यूज़ भी अलग अलग पर्पसेस के लिए आता है। तो डेटा एक्विजिशन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली आमतौर पे जीआईएस परियोजना के संचालन में पहला कदम होता है ये। तो बेसिकली मौजूदा और नया डेटा का संकलन शामिल है। जैसे डेटा सोर्सेज हम आजकल उपग्रह के चित्रों को यूज़ करते हैं, फील्ड डेटा को बहुत यूज़ किया जाता है, और स्ट्रीट एड्रेस, टेक्स्ट फाइल्स, पेपर मैप, लैंड सर्वे, वेबसाइट, बहुत सारे मैकेनिज्म है। आजकल स्मार्टफोन से तो बहुत ही डेटा आजकल यूज़ किया जा रहा है। इवन आप देखेंगे मोबाइल ऐप से आप डायरेक्टली डेटा भेज रहे हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीजन साइंस बेस्ड डेटा सोर्सेज पॉसिबल है, और ये सारा डेटा आप डायरेक्टली जीआईएस में स्टोर कर सकते हैं।
तो इसकी बहुत विशेषताएं हैं। दूसरा एक एट्रीब्यूट डेटा मैनेजमेंट, ये एक जब जब आपके पास डेटा आ जाता है तो आप उसको टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। टेबल में आपको एक प्रॉपर तरीके से इसका एक पूरा रिलेशनल डेटाबेस आप बनाते हैं, जिसके अंदर पूरा डेटा टैबुलर फॉर्म में स्टोर होगा और उसकी रोज़ होंगी, कॉलम्स होंगे। तो जब ये रोज़ और कॉलम्स जब आप स्टोर करेंगे तो बेसिकली क्या है, आपके लिए बहुत आसान होगा इसको मैनेज करना। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे सपोज़ आपने पूरा डेटा को RDBS फॉर्म में स्टोर कर दिया, तो अगर आपको रिट्रीव करना है तो उसके लिए SQL यूज़ करते हैं। एक क्वेरी लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस को हेल्प करती है, या उस SQL के माध्यम से आपको जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो SQL क्वेरी आप लिखेंगे और आप उसका आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। और जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब आपने डेटा को स्टोर कर लिया, डेटा को मैनेज कर लिया, फिर अल्टीमेटली क्या है, आपको मैप की फॉर्म में दिखाना है। तो मैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि कोई भी GIS डेटा आप जैसे सपोज़ आपके 100 एट्रीब्यूट्स हैं, एक पर्टिकुलर कुछ फीचर्स के आपने बहुत सारी एट्रीब्यूट फील्ड्स डाली हैं, उतने आप मैप्स जनरेट कर सकते हैं। और वो मैप अल्टीमेटली वो मैप, जैसे मैंने आपको कॉलरा वाला एग्जांपल दिखाया था, वैसे ही अगर इन तरीके के मैप्स को आप डिस्प्ले करेंगे सिस्टम पे तो आपको कई नई चीज़ों का ज्ञान मिलेगा और आप इन्फ्रेंस अच्छा कर सकते हैं। तो जब आप डिस्प्ले एक विजुअलाइजेशन सिस्टम देंगे तो उसके अंदर आप एक लीजेंड्स देंगे, उसका स्केल बार देंगे, उसका टाइटल देंगे, उसका नॉर्थ एरो देंगे, तो सब कुछ एक संपूर्ण मैप आप तैयार कर सकते हैं जो डिसीजन मेकिंग के लिए आप यूज़ किया जा सकता है। एंड देन डेटा एक्सप्लोरेशन भी आप कर सकते हैं, जैसे सपोज मैप बेस्ड एक्सप्लोरेशन, तो बेसिकली मैप हो, टेबल हो या ग्राफ का उपयोग करके डेटा को विजुलाइज करना, क्वेरी करने की गतिविधियों को संदर्भित करते हैं। तो मतलब बहुत सारे तरीके, मैप बेस्ड एक्सप्लोरेशन होता है या फीचर बेस्ड क्वेरी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके यू कैन प्रोवाइड गुड मैप, मतलब आप बहुत अच्छा मैप दे सकते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होता है, तकनीक यूज़ होती है, वो है, और वो भी केवल वेक्टर डेटा में, रास्टर में नहीं होती है, वेक्टर में। अगर कोई भी वेक्टर डेटा आपने पॉलीगन से बहुत सारा, मतलब आपने कोई मैप जैसे लैंड यूज़ मैप बनाया है या फॉरेस्ट टाइप मैप वेक्टर की फॉर्म में बनाया है, तो बेसिकली क्या है, वो कितना सही है, वो सही डिजिटाइज हुआ है कि नहीं, उसमें मतलब वो सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम टोपोलॉजिकल मॉडल उस पे रन करते हैं। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कि ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है, जिसमें ये होता है कि अगर आपने टोपोलॉजिकल मॉडल इस मैप पे लगाया है तो टोपोलॉजिकल मॉडल का मतलब है ये मैप बिल्कुल सही हो चुका है, इसमें कोई भी एरर्स नहीं है और इसको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है। तो अगर कोई भी आप ट्रांसफॉर्मेशन इसमें अप्लाई करेंगे और अगर वो टोपोलॉजिकल मॉडल है उसमें, तो उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, मतलब वो बिल्कुल सही रहेगा। आप चाहे उसको खींचिए, चाहे कोई भी रबर शीटिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी करिए, अगर वो टोपोलॉजिकल मॉडल है तो वो रिटेन करेगा। तो टोपोलॉजिकल मॉडल का मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि ये हमेशा ये डिपिक्ट करता है कि आपका मैप एरर फ्री है। एरर फ्री इन द सेंस कि अंडरशूट, ओवरशूट, कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके डेटा में नहीं है और आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं टोपोलॉजी में। एक तो कनेक्टिविटी, द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग नोड शुड बी कनेक्टेड, मतलब कोई भी लूज एंड नहीं होना चाहिए। एडजेसेंसी, मतलब अगल बगल में जैसे कोई भी जितने भी पॉलीगन्स हैं उसका अगर आप टोपोलॉजिकल मॉडल देखेंगे तो उसकी कंटिग्यूटी, मतलब व्हाट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, कोई भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब हर एक में एट्रीब्यूट होना चाहिए दो पॉलीगन्स के बीच में। तो आपको पता होना चाहिए एडजेसेंसी क्या है, और कंटेनमेंट, दैट इज़ उसके पॉलीगन के अंदर कोई पॉलीगन तो नहीं है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जब आप टोपोलॉजिकल मॉडल बिल्ड करते हैं GIS के मैप पे, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आप देखते हैं, और जब ये तीनों प्रॉपर्टीज़ सही हो जाती हैं तो इसका मतलब है टोपोलॉजिकल मॉडल आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है और नाउ आप इसको, इस मैप को यूज़ कर सकते हैं बिना एरर के। ऐसे ही बहुत सारे टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप्स
GIS सॉफ्टवेयर पे प्रोवाइड करते हैं। और ये रिलेशनशिप्स को अगर आप यूज़ करेंगे, जैसे डिसजॉइंट है, मीट है, इक्वल है, इनसाइड है, तो आप दो मैप्स के बीच में आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। मतलब जैसे सपोज मुझे बताना है कि भाई देहरादून डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है, तो मैं इनसाइड की रिलेशनशिप यूज़ कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चलेगा कि देहरादून उत्तराखंड में है। तो इस तरीके के जैसे मुझे पता करना है कि कौन कौन से स्टेट मध्य प्रदेश से एडजॉइनिंग है, तो मीट रिलेशनशिप मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो बेसिकली क्या है, ये सारी जो टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप्स हैं, इससे मैं स्पेशल क्वेरी आराम से मैप में कर सकता हूँ। तो यही एट्रीब्यूट क्वेरी हुई या स्पेशल क्वेरी हुई, इन सब का यूज़ आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और आपको यू कैन आप मेरे ख्याल, क्योंकि ये इंक्वायरी का इसलिए उपयोग होता है कि आपके पास जब डेटा आता है तो ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, हज़ारों लाखों रिकॉर्ड होते हैं, उसमें आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक करके रिकॉर्ड चेकें। तो उसके लिए या तो आप SQL क्वेरी यूज़ करिए या आप स्पेशल क्वेरी। तो स्पेशल क्वेरी में मैंने जो अभी आपको 8 रिलेशनशिप दिखाई है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं और आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप वो कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि जब डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के डेटा मॉडल्स यूज़ होते हैं स्पेशल में। एक तो होता है वेक्टर, एक होता है रास्टर। अब वेक्टर का जो डेटा स्टोरेज, डेटा स्ट्रक्चर है, वो एकदम डिफरेंट है। जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो है वो वेक्टर डेटा मॉडल है, जिसके अंदर टेक्निक एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि उसका डेटा मॉडल अलग होता है। सिमिलरली राइट साइड में जो आप देखेंगे स्क्वायर स्क्वायर जो बना हुआ है, वो रास्टर डेटा मॉडल है, और उसके ऑपरेशंस भी डिफरेंट होते हैं। तो जितने भी सैटेलाइट डेटाबेस डिजिटल डेटा ऑपरेशंस होते हैं वो रास्टर में होते हैं, और सिमिलर ऑपरेशंस रास्टर डेटा मॉडल में फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो या कोई लॉजिकल, कंडीशनल, ऑल दीज थिंग्स आप डायरेक्टली रास्टर डेटा मॉडल में कर सकते हैं, पर वेक्टर में नहीं कर सकते। तो जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, वेक्टर का यूनियन ऑपरेटर काफ़ी फेमस है। जैसे आप 2 मैप है, दोनों मैप को आप जोड़ना चाहें, मतलब दोनों को मिलाएंगे तो, और वो सेम ही एरिया के हैं, तो दोनों के एट्रीब्यूट्स भी आ जाएंगे और उनके स्पेशल फीचर्स भी आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आप बफर एनालिसिस करना चाहते हैं, मीन्स मेरे को अपने रोड के अलॉन्ग 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर इन तरीके का बफर बनाना है, तो मैं डायरेक्टली वेक्टर डेटा पे बना सकता हूं, और ऑलरेडी इसके अंदर टूल्स अवेलेबल है। सिमिलरली जो रास्टर डेटा है, मैंने बताया था कि ये तो पिक्सल बाय पिक्सल होते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली क्या है, क्योंकि इसका डेटा मॉडल भी डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में बात करते हैं हम। मतलब ये है कि आपके हर पिक्सल्स कैसे स्टोर्ड है, और कोई भी ऑपरेशन होगा वो पिक्सल बाय पिक्सल बेसिस पे होगा, या वो फोकल, ग्लोबल और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये एक लोकल ऑपरेशन है। लोकल ऑपरेशन आप रिक्लासिफिकेशन कर सकते हैं इस पूरे मैप का, यू कैन आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। और वंस इसको आप जब रिक्लासिफिकेशन करेंगे, वो लोकल मतलब पिक्सल बाय पिक्सल यू कैन डू दी ऑपरेशन। सेकेंड है फोकल, मतलब आप क्या करेंगे, कर्नल यूज़ करते हैं इसके अंदर, और नेबरहुड ऑपरेशन, जिसके अंदर 3x3 या 5x5 एक कर्नल करके, तो ओवरऑल ऑपरेशन जो है उस कर्नल पे हो करके वो सेंट्रल पिक्सल को रिप्लेस करके ऐसे इस तरीके के ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ फोकल ऑपरेशन और अ नेबर ऑपरेशन। अनदर ऑपरेशन इज कॉल्ड जोनल ऑपरेशन। जोनल पे, जोन्स पे, कुछ जोन्स पे आपको ऑपरेशन करने हैं, यू कैन अप्लाई रास्टर ऑपरेशन। सिमिलरली ग्लोबल ऑपरेशन भी आप कर सकते हैं। पूरे एरिया पे आपने जैसे सपोज फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन रन कर दिया, या लेट अस से यूक्लिडियन डिस्टेंस, तो ये पूरे मैप पे होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी पिक्सल पे हो, मतलब कि एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया में होगा या कर्नल में होगा, बट इट कैन बी अप्लाइड पूरे ग्लोबल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस बहुत हैं GIS की, मैपिंग हो, मॉनिटरिंग हो, मेजरमेंट हो, मॉडलिंग, तो मानचित्र, निगरानी, माप, मॉडलिंग, सब कुछ आप इसके अंदर कर सकते हैं। और इसकी इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है कि इसका बहुत उपयोग है। तो मैं ये बता रहा था कि क्राइम मैनेजमेंट, सर्वे मैनेजमेंट, लैंड रिसोर्स, जियोलॉजिकल, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, हाइड्रोलॉजी, मीटरोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक, सब म्यूनिसिपल, हर जगह इसका उपयोग हो रहा है, और इसके उपयोग से बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं। चाहे भारत सरकार को देखो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसके बहुत लाभ ले रहे हैं। जैसे मैंने बताया सर्वे मैनेजमेंट में
तो इसके जो कई जो सर्वेयर जो पहले हार्ड कॉपी मैप्स थे अब डिजिटल बन रहे हैं। ऐसी लैंड रिसोर्सेज के, जोलॉजिकल के, सॉयल के, फॉरेस्ट के सारे जितने भी डेटा सेट्स हैं वो सारे डिजिटाइज हो करके दे आर वो अब हार्ड कॉपी मैप की जगह हमें जीआईएस की फॉर्म में, इवन म्यूनिसपैलिटी में भी, स्वच्छ भारत में भी हमने इसका उपयोग किया और एक ये इस ऐसी यूनिक हमने टोटल टर्न की सॉल्यूशन बनाया जिससे जो एक बहुत बड़ा उपलब्धि था जीआईएस फील्ड में। सिमिलरली एमरजेंसी मैनेजमेंट, क्राइम मैनेजमेंट, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे इसका उपयोग किया जा रहा है। हेल्थ इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, टूरिज़्म, बहुत सारे एरियाज़, मेरे ख्याल में हम कोई भी एरिया में बोलें इसका उपयोग है। तो इन सब के साथ तो मैं अपना ये चर्चा समाप्त करता हूँ। तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमको इस लेक्चर के लिए दिया और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर के देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।